एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है प्रेप वेल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड होगा नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के ऊपर। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, नेशनल कैलेंडर, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और भी वेरियस थिंग जो कि नेशनल सिंबल्स के रूप में इंडिया में जाने जाते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि एक भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। देखिए नेशनल फ्लैग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो गांधी जी थे उन्होंने प्रपोज किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1921 में, उस टाइम पीरियड में कि भैया हमारा कोई एक ऐसा नेशनल सिंबल के रूप में हमारा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग क्रिएट किया था और उस टाइम पे जो फ्लैग था वो आज के फ्लैग से बहुत डिफर था। डिफर इस काइंड में था कि उन्होंने ये अज्यूम किया था कि हमें सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रखनी है। उसको सोचते हुए ये माना जाता है कि यहाँ पे जो सैफरन कलर था वो हिंदूज को अट्रैक्ट करने के लिए, जबकि जो ग्रीन कलर था वो मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए रखा गया था। और बीच में जो आज आप अशोक चक्र देख रहे हैं, उस टाइम पे ये अशोक चक्र इसका पार्ट नहीं होता था। 1921 में जब गांधी जी ने प्रपोज किया था नेशनल फ्लैग को तो वहां पे क्या था, चरखा था। तो उससे कहीं ना कहीं वो सिंबलाइज करना चाह रहे थे कि जो हम लोग हैं खादी के थ्रू अपनी कपड़े एक्सेट्रा को खुद बनाएं और बाइकआउट करें ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट एक्सेट्रा को, तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करने का इसके थ्रू काम किया गया था। उसके बाद टाइम आता है इंडिपेंडेंस का और इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे हम लोगों ने एक फ्लैग कमेटी बनाई थी, झंडा कमेटी बनाई थी। ठीक है, वहां पे उसके थ्रू एक काम दिया गया कि भैया हमारा नेशनल फ्लैग कैसा हो उसे डिजाइन किया जाए। तो ये जो नेशनल फ्लैग था वो डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के थ्रू। ठीक है, तो पिंगली वेंकैया जो है ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले हैं। गांधीयन आइडियोलॉजीज पे बेस्ड ये पर्सन थे और इन्होंने ही नेशनल फ्लैग को बनाने का काम किया था। ठीक है, अब यहाँ पे नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन था वो प्रिपेयर कर दिया गया पिंगली वेंकैया के थ्रू और इसी डिजाइन को अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू 22 जुलाई 1947 में। तो भैया बनाया किसने, पिंगली वेंकैया ने बनाया और उसे यहाँ पे अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू 22 जुलाई 1947 के दिन। यहाँ पे इसे नेशन को प्रेजेंट किया गया 14 अगस्त 1947 के दिन और आपका जो फ्लैग था वो सबके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो फ्लैग है आपको इसमें 4 कलर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहला होगा आपके पास यहाँ पे ये कलर जिसे आप लोग बोल सकते हैं सैफरन कलर। अब ये जो सैफरन कलर है ये किसे डिनोट करता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो सेल्फलेस सर्विस थे हमारे लीडर्स के नेशंस के प्रति उसको कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें वाइट कलर की तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ऑनेस्टी, प्योरिटी एंड पीस को यहाँ पे डिनोट करने का काम करेगा। जबकि जो आपके पास ग्रीन कलर है वो फेथ एंड फर्टिलिटी को डिफाइन करने का यहाँ पे काम करेगा। अब इन्हीं के बीच में एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो चक्र है ये हम लोगों ने क्या किया था, सम्राट अशोक जो थे, एम्परर अशोक जो थे, उनके सारनाथ के अंदर एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट था, वहां से हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया है। अब इसके अंदर ये जो लाइनें बनाई गई होती हैं ये ब्लू कलर से बनाई हुई होती है। तो आप बेसिकली बता सकते हैं 4 कलर का यहाँ पे यूज किया गया है, लेकिन हम फिर भी इसे ट्राई कलर के रूप में ही जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चक्र बनाया गया है, जो व्हील बनाया गया है व्हाइट बॉर्डर के ऊपर, ये पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो ये ब्लू कलर में है और इसके अंदर ये जो लाइनिंग्स आप देख रहे हैं, ये जो स्पोक्स आप देख रहे हैं, ये टोटल 24 स्पोक्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा है हमारा नेशनल फ्लैग। ये तो थे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स की आउट के ऊपर अगर हम लोग बात करें
तो देखिएगा ये फ्लैग देखने में आपको कैसा दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग बात करें ये किस कपड़े पे बनाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग विशेष याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ खादी के कपड़े पे ही बनाया जाता है बाय द लॉ प्रोसेस, ठीक है। अब आप लोग जैसा कि कहीं भी देखते हैं प्लास्टिक एटसेट्रा के मिलते हैं, वो कहीं से भी लीगलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो ये किस पे बनाया जाएगा, खादी के कपड़े पे बनाया जाएगा, और इसका जो बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा या उसके जो स्पेसिफिकेशन होंगे फ्लैग के, वो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS की तरफ से। तो BIS ये स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि ये किस टाइप से बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, वो सारा का सारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो चेक करता है। अब यहाँ पे इसे बनाने का जो पर्टिकुलर राइट है वो किसके पास अवेलेबल है, तो देखिए इसको बनाने का जो राइट है वो मैं यहाँ पे नाम नोटिफाई कर दे रहा हूं, खादी डेवलपमेंट, ठीक है, एंड विलेज, खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, इंडस्ट्रीज कमीशन के पास ये पर्टिकुलर राइट है। अब ये क्या करते हैं, खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एलोकेट करते हैं अपने रीजनल ग्रुप्स को, और वो लोग उन रीजनल ग्रुप्स के अंदर फ्लैग को बनाना और उसे डिलीवर करने से रिलेटेड वर्क किया करते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग रीसेंट डेवलपमेंट में देखें तो 2009 से आप लोगों को पता चलेगा कि कर्नाटका में बेस्ड है एक, ठीक है, तो वो नाम लिख लेता हूं मैं, कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग, ठीक है, कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ, ठीक है, संयुक्त संघ जो है वो क्या करता है, इसका सोल मैन्युफैक्चर जो है वो डिसाइड कर दिया गया है। तो अब एट प्रेजेंट में जो है 2009 के बाद से कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ जो है वो क्या करता है, नेशनल फ्लैग को बनाने का काम यहाँ पे करता है। अब अगर इसके बनाने के बारे में बात करें या इसको होस्ट करने से रिलेटेड चीजों को बात करें, तो बनाने के रूल्स एंड स्टैंडर्ड तो BIS की तरफ से बनाए जाते हैं, जबकि इसका यूज कैसे किया जाएगा उसके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उन कोड ऑफ कंडक्ट के लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है इसी के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। अब जैसा आपने देखा एक पोल के ऊपर इसे होस्ट किया जाता है, ठीक है, फ्लावर्स का हम लोग यूज करते हैं वहां पे। जनरल पब्लिक के लिए ये डिफाइंड है कि आप इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे ही इसका यूज कर सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट मशीनरीज एटसेट्रा इसका यूज करेगी एटसेट्रा। बहुत सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो यहाँ पे इसी के तरफ से काम किए जाते हैं। अब इसको बनाने का एक एस्पेक्ट रेशो भी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके विड्थ और हाइट को लेकर, तो इसके विड्थ और हाइट का जो एस्पेक्ट रेशो होगा वो 3:2 के रेशो में इसे बनाया जाएगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट की आउट है जो कि नेशनल फ्लैग से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नेशनल एम्बलम के बारे में। नेशनल एम्बलम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, और इसका जो अडॉप्शन था वो माधव स्वाहानी के थ्रू किया गया था। अब ये जो नेशनल एम्बलम आप लोग यहाँ पे अपने स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, ये लिया गया है सारनाथ के अंदर से। अब सारनाथ जो कि प्रेजेंटली वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वहां पे जो एम्परर अशोक था उसके थ्रू एक स्टैचू बनाया गया था, उसी से ये पर्टिकुलर जो एम्बलम है वो लिया गया है। यहाँ पे आप लोग एम्बलम के रूप में देख पाएंगे तो आपको 3 लायन विजिबल हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 लायंस अवेलेबल हैं। जो 4th लायन है वो इन तीनों के पीछे है, उस कारण से हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जो सारनाथ का एक्चुअल में स्टैचू था वहां पे आप लोगों को देखने को मिलता कि यहाँ पे नीचे का जो एरिया है यहाँ पे क्या था, एक लोटस भी था। तो उस चीज को यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा लोटस को नेशनल एम्बलम में। वहां से जो 4th लायन था पीछे वाला वो भी यहाँ पे आपको नेशनल एम्बलम में देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जो नेशनल एम्बलम में कुछ चीजें देखने को मिल रही है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करने का अगर मैं काम करूं तो ये फ्रेस्को स्कल्पचर टाइप में जो एक आर्ट फॉर्म होता है उसी के थ्रू इसको बनाया गया है।
यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एक एलिफेंट भी था ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करता हुआ, जो कि आपको इस एम्बलम में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हॉर्स है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एक बुल है जो कि साउथ डायरेक्शन में फेस करता है, लायन है आप लोगों के नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हुए। इस टाइप की चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्चुअल में आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसकी बात कर लेता हूँ। ये तो सारनाथ के स्टैचू की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बुल देखने को मिलता है और एक हॉर्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये जो बुल है वो क्या स्पेसिफाई करता है, तो ये स्पेसिफाई करता है हार्ड वर्क को, जबकि ये जो हॉर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी को स्पेसिफाई करने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो एक पर्टिकुलर व्हील देख पा रहे हैं ये धर्म चक्र प्रवर्तन से रिलेटेड यहाँ पे माना जा सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। दैट लाइन इज जो है सत्यमेव जयते, जिसको आप बोल सकते हैं ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पे यूज की जा रही है ये ली गई है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से ये लाइन ली गई है सत्यमेव जयते, दैट मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ। तो ये पर्टिकुलर जो आपका नेशनल एम्बलम है, अब क्या होता है इस नेशनल एम्बलम को रेगुलेट करना, मतलब इसका जो यूजेस है उसे रेगुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड किया गया है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 के थ्रू इसके यूजेस को यहाँ पे जो है रेगुलेट किया जाता है। रिपीट कर दूंगा मैं यहाँ पे, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है इसके यूजेस के लिए। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेशनल एंथम के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा नेशनल एंथम जो है वो जन गण मन है। ये जो है वो लिखा गया था, कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से 1911 में। रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं क्योंकि इन्हें जो पहला लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था इंडिया का, ठीक है, अपने वर्क के लिए, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा गीतांजलि के नाम से। ठीक है, तो उसके लिए इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला था। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर नेशनल एंथम आप लोग देख रहे हैं इसे सबसे पहले यूज किया गया था 27 दिसंबर 1911 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ था उस टाइम पीरियड पे। आप लोग जानते हैं 1885 के टाइम पीरियड से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए काम कर रही थी और अलग अलग जगहों पे जाकर वो लोग क्या करते थे, अपना एनुअल सेशन करते थे और वहां पे लोगों को कलेक्ट किया करते थे। तो ऐसे ही कैलकाटा सेशन के अंदर 1911 में इन्होंने क्या किया था, पहली बार जो नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन, उस टाइम पे ये नेशनल एंथम नहीं था, इसे सबसे पहले गाया गया था, जबकि इसे पब्लिश किया गया था 24 जनवरी 1912 के अंदर। सेम एज इसे ट्रांसलेट किया गया था टैगोर की तरफ से ही 1919 में और इसका टाइटल रखा गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में। अब यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन जो है वो हम लोगों ने, जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया था, उसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950। ये डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली जो नेशनल एंथम जो सॉन्ग है जन गण मन, वो पब्लिश हुआ था सबसे पहले भारत विधाता नाम के टाइटल को लेकर, और ये तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वहां पे इसे सबसे पहले पब्लिश किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1912 की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका जो आप पर्टिकुलर नेशनल एंथम को जब गाएंगे तो कितना पर्टिकुलर टाइम लगना चाहिए, तो वो भी स्पेसिफाई किया गया है कि 52 सेकंड्स आप लोगों को इसके लॉन्ग वर्जन में, जबकि इसके शॉर्ट वर्जन में आपको 20 सेकंड का टाइम जो है वो लगने वाला है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को अगर बताऊं तो सुभाष चंद्र बोस को आप लोग जानते ही हैं, उन्होंने सबसे पहले सिलेक्ट किया था इस सॉन्ग को एज अ नेशनल एंथम जर्मनी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे
करेंगे कि जर्मन इंडियन सोसाइटी थी 11 सितंबर 1942 में होटल एटलांटिक हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा थी उनकी तरफ से नेशनल एंथम को एज ए इंडिया के इंडिपेंडेंट सॉन्ग के रूप में प्ले किया गया था। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इसे सबसे पहले नेशनल एंथम के रूप में चूज किया था और जर्मनी के अंदर उन्होंने क्या किया था, इसे प्ले करवाया था। तो जर्मन इंडियन सोसाइटी की तरफ से इसका जो मीटिंग हुई थी वहां पे इसे प्ले किया गया था 11 सितंबर 1942 के टाइम पीरियड में होटल एटलांटिक हैम्बर्ग के अंदर जनगण मन को सबसे पहले प्ले करने का काम किया था हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरफ से। ठीक है, सेकेंड थिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो नेशनल एंथम है हम लोगों ने इसे 1950 के अंदर चूज किया था। ठीक है, लेकिन 1945 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम राही। ठीक है, 1945 में एक फिल्म आई थी हम राही, उसके अंदर भी इसे पहले प्ले किया जा चुका था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसे जब गाया जाता है ना तो इसको देखो गाने का पर्टिकुलर फॉर्म होते हैं, तो उसमें एक राग है जिसका नाम है अल हैया। ठीक है, अल हैया बिलावल, ये एक पर्टिकुलर राग है गाने का जिसके फॉर्म में इसे गाया जाता है। इंपॉर्टेंट हैम्बर्ग वाला रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि नेशनल एंथम के बारे में आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में, जो कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि वंदे मातरम है। यहाँ पे वंदे मातरम जो है वो कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चैटर्जी की तरफ से, और बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इन्हें 1870 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा 1870 में इसे कंपोज किया गया था, जिसे सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के सेशन के टाइम पीरियड पे गाया गया था। लेकिन अगर इसका जो फर्स्ट टाइम आप लोगों को देखने को मिला था वो कब देखने को मिला था, तो 1882 में इनकी जो एक पर्टिकुलर नॉवेल थी जिसका नाम था आनंद मठ, वहां पे आप लोगों को देखने को मिला था एज अ वंदे मातरम के रूप में। अब यहाँ पे इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो श्री अरविंदो ने यहाँ पे किया था। अब बेसिकली यहाँ पे जो वंदे मातरम है उसका एक बहुत ही अच्छा वेरिएंट आप लोगों को दिखाया गया है स्क्रीन पे, जिसको जो वर्डिंग्स हैं उसको इमेज के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये इमेज के साथ रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को इसके मीनिंग को समझने में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ओरिजिनली अगर हम लोग बात करें तो वंदे मातरम जो है वो बंगाली के अंदर लिखा गया था, बाद में श्री अरविंदो ने इसे क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब यहाँ पे ये मदरलैंड के ऊपर लिखा गया एक पर्टिकुलर हाइम के रूप में देखा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1896 में सबसे पहले कांग्रेस के सेशन में गाया था। तो पर्टिकुलरली रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों में ही एक रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब इंडिया इंडिपेंडेंस होता है तो यहाँ पे इसी सॉन्ग के जो दो स्टार्टिंग के वर्सेस हैं उनको हम लोगों ने नेशनल सॉन्ग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में यहाँ पे चूज किया था। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं नेशनल कैलेंडर के ऊपर, जिसे आप लोग सक एरा कैलेंडर के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था, ये जो पर्टिकुलर कैलेंडर है इसे ना केवल इंडिया यूज करता है बल्कि इसे जावा, बाली, इंडोनेशिया एटसेट्रा के अंदर, नेपाल के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। और अलग अलग जगह, जैसे नेपाल में इसको नेपाल संवत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह इसको क्या किया गया, यूज किया गया। अब बेसिकली एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी 1957 में, और उसके जो हेड पर्सन थे वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट मेघनाथ शाह थे। इन्होंने क्या किया, अपने रिकमेंडेशन दिए और उसके थ्रू यहाँ पे इंडिया के रूप में कैलेंडर में सक एरा को यूज किया गया। अब बेसिक अभी के टाइम पीरियड में और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसमें और सक एरा के अंदर जो बेसिक डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो 78 इयर्स का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1879 के अंदर जब सक एरा था तो उसी टाइम पे 1957 था। अब इस डिफरेंस को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर का टाइम पीरियड है उसमें अगर आप माइनस कर देते हैं 78 तो आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, सक एरा देखने को मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या था,
1957 था, ठीक है। 1957 में आप माइनस कीजिए 78, तो आपके पास जो आ जाएगा वो होगा 1879। तो इसी टाइप से अगर आपसे कोई पूछे कि 2021 के अंदर अगर हम लोग पूछें कि सक एरा का टाइम पीरियड क्या चल रहा होगा, तो आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली 78 को माइनस करना होगा, और जैसे ही आप यहाँ पे 78 को माइनस करते हैं तो आप लोगों के सामने क्या आ जाता है, दैट इज 1943। तो यहाँ पे सक एरा में एट प्रेजेंट में क्या ईयर चल रहा है, 1943 चल रहा है, जबकि अगर हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूज करें तो ये 2021 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर और सक कैलेंडर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर आपका जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे जाके एंड होता है। सेम एज अगर बात करें अपने सक कैलेंडर की या सक एरा की, तो ये जो है चैत्र मंथ से स्टार्ट होता है, फिर एंड आफ्टर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मंगसिर, पौष, माघ और फाल्गुन पे जाके एंड होता है। तो सेम एज 12 मंथ आप लोगों को जो ग्रिगोरियन कैलेंडर में देखने को मिल रहे हैं, वही 12 मंथ आप लोगों को यहाँ पे सक एरा के कैलेंडर में देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेशनल करेंसी के ऊपर। अब यहाँ पे नेशनल करेंसी के रूप में हम लोग जानते हैं कि इंडियन रुपीस का इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। अब बेसिकली इंडियन रुपीस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडियन रुपीस को हम लोग जनरली रुपए या रुपया के रूप में लिखते आए थे, लेकिन 2010 के अंदर क्या किया गया, इसे सिंबलाइज किया गया, ठीक है। तो 2010 के अंदर जो इसे सिंबलाइज किया वो दो पर्टिकुलर लेटर लैटिन वर्ड से लिए गए थे, ठीक है। अब एक तो उसमें देवनागरी लेटर था जो कि र था, और दूसरा लैटिन लेटर जो था आर था, उनका यूज किया गया, और दोनों को मिला के इस टाइप का एक सिंबल जो आप लोगों को सामने देखने को मिल रहा है, ये डिजाइन किया गया था आईआईटी बॉम्बे के जो एक इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर है वहां पे उदय कुमार के तरफ से। तो बाद में कई बार आपने एग्जाम में देखा उदय कुमार का नाम बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो दो इक्वल लाइंस या पैरेलल लाइंस आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को भी यहाँ पे थोड़ा सा डिपिक्ट करने का काम करता है, जहाँ पे बीच में व्हाइट कलर का हम लोग यूज करते थे, और यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि इसको सिंबलाइज किया जा रहा है नेशन का डिजायर, ताकि क्या किया जाए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस कर सके, हम लोग पैरेलली इस पे वर्क कर सकें। तो बेसिकली ये जो है आईएसओ कोड है INR, यानी कि इंडियन नेशनल रुपीस का, जिसे आरबीआई की तरफ से कंट्रोल एंड गवर्न किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया के अंदर जो करेंसी है उसे आरबीआई की तरफ से ही गवर्न किया जाता है। तो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ये जो पर्टिकुलर सिंबल है ये दो लेटर से मिलकर बना है, एक तो लैटिन का कैपिटल लेटर आर और दूसरा देवनागरी का लेटर रा। इन दोनों का यूज करते हुए यहाँ पे नेशनल करेंसी का सिंबल उदय कुमार ने बनाया, जो कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर वर्क कर रहे थे इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर पे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेशनल प्लेज के रूप में, ठीक है। अब नेशनल प्लेज के रूप में अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्लेज आप लोगों के सामने देखने को मिलता है, ठीक है, नेशनल प्लेज के रूप में, इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, आई love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. ये जो प्लेज आप लोगों को देखने को मिलता है, ये ओरिजिनली अगर हम लोग बात करें तो इसे कंपोज किया गया था पी वेंकट सुब्बा राव की तरफ से, लेकिन तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो तेलुगु लैंग्वेज के अंदर इन्हें कंपोज किया 1962 के अंदर पी वेंकट सुब्बा राव की तरफ से। इसे सबसे पहले पढ़ा गया था विशाखापट्टनम में 1963 के अंदर, और बाद में इसका ट्रांसलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन जो है डायरेक्टेड किया था कि इसे स्कूल्स के अंदर एज अ प्लेज के रूप में गाया जाएगा, और ये आप लोगों ने स्कूल के रूप में देखा था 26 जनवरी 1965 की
टाइम पीरियड से इसे गाना स्टार्ट कर दिया गया था, इसे जो है प्लेज के रूप में लेना स्टार्ट कर दिया गया था इंडियन स्कूल्स के अंदर। तो उसके लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन जो है उन्होंने ऐसे दिशा निर्देश हम लोगों को दिए थे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है नेशनल प्लेज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में आप लोग देखते हैं, आप लोगों को एक एनिमल देखने को मिल रहा है गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। ये बेसिकली गंगे रिवर डॉल्फिन के रूप में भी जाना जाता है। और अगर इसके नेम के बारे में बात करें तो प्लेटेनिस्टा, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका के रूप में इसे जाना जाता है। ऑफिशियली इसे डिस्कवर किया गया था 1801 के अंदर और इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल का जो दर्जा है 2009 में दिया गया था। तो बेसिकली इसे डिस्कवर किया था कब, तो 1801 में डिस्कवर किया था, जबकि इसको नेशनल एनिमल कब बनाया गया, एक्वेटिक एनिमल 2009 के अंदर बनाया गया। अब 2009 में इसे जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया, उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन क्या था, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है उन्होंने इसे 2009 में चूज किया था और डिक्लेयर किया था। इसका पर्टिकुलर रीजन ये था कि ये जो है एक्सटिंक्ट हो रहा है और इसे एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए इस टाइप का वर्क किया गया था। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आप लोगों के सामने अवेलेबल है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, जो कि लोटस है। और लोटस को यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो साइंटिफिक नेम है नीलुम्बो नूसीफेरा के रूप में ये जाना जाता है। सिमेट्रिकली अरेंज पेटल्स वगैरह यहाँ पे आप लोगों को इसको देखने को मिलेंगे। ये माइथोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया और इंडियन कल्चर एटसेट्रा को भी सिंबलाइज करने का काम करता है, इसलिए इसे नेशनल फ्लावर के रूप में चूज किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट देखेंगे आप लोग यहाँ पे नेशनल रिवर के रूप में। तो नेशनल रिवर के रूप में आप लोग जानते हैं गंगा को नेशनल रिवर के रूप में, यहाँ पे जो हिंदूज हैं उनके लिए मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑफ ऑन द अर्थ के रूप में भी गंगा जाना जाता है। ये गंगोत्री ग्लेशियर्स हिमालय से निकलना स्टार्ट होता है और यहाँ पे एशिया के अंदर इंडिया में फ्लो करता है, बांग्लादेश में फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पे हिमालय से उतर कर आता है उत्तराखंड के अंदर और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पर्टिकुलर रिवर है वो इंडिया में मोस्ट सैक्रेड रिवर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा रिवर जहाँ पे कन्फ्लुएंस होते हैं वहीं से हम लोग इसे क्या करते हैं गंगा रिवर के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे ये इंडिया में फ्लो होता हुआ बांग्लादेश में चला जाता है और वेस्ट बंगाल में इसके पर्टिकुलर दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट जो इंडिया में रह जाता है, ठीक है, जिसको हुगली के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्ट जो बांग्लादेश में चला जाता है उसको मेघना के नाम से आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर अलकनंदा और भागीरथी मिल जाते हैं और उसके बाद से गंगा का जो सफर है वो शुरू हो जाता है। तो इसे नेशनल रिवर के रूप में भी चूज किया गया। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा रिवर के वाटर को अगर आप लोग बॉटल में सालों तक रखेंगे तो उसमें कभी भी कोई कीड़े नहीं लगते, ठीक है ना। तो उसके पीछे जो पर्टिकुलर साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि इसके अंदर एक वायरस पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक वायरस पाया जाता है और उस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब ये जो वायरस है वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर लेता है, खा जाता है, इसी के कारण इसका नाम बैक्टीरियोफेज पड़ा है। और इसी बैक्टीरिया के कारण, इसी वायरस के कारण अगर आप लोग गंगा का वाटर कभी भी बॉटल एक्सेट्रा में अपने घर पे रखते हैं तो उसमें कोई भी जानवर नहीं लगेंगे, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो इसलिए भी इसके वाटर को मोस्ट सैक्रेड वाटर या मोस्ट सैक्रेड रिवर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है नेशनल एनिमल। अब यहाँ पे नेशनल एनिमल की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर को यहाँ पे नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम अगर बात करें तो पैंथेरा टिग्रिस रखा गया है, ठीक है। अब ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये इंडिजिनियस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये अपने स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड पावर के लिए जाना जाता है। बेसिकली जो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन वाला एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे भी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। साथ ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जैसे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजों के जो साइंटिफिक नेम्स बता रहा हूं तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, उसे नीचे कमेंट करके आप लोग लिखिए।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेशनल ट्री के रूप में। तो नेशनल ट्री के रूप में बैनियन ट्री को यहाँ पे दर्जा दिया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो फिस्कस बैंगलिनेसिस रखा गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे इटर्नल लाइफ और स्ट्रेंथ को इंडिया का बताता है, जो कि हम लोग अप रूटेड और डाउन रूटेड कितने हैं। ठीक है, हम लोग बाहर होते हुए भी, अपने एक्सटेंड करते हुए भी किस टाइप से अपने ग्राउंड से, रूट से जुड़े हुए हैं, उसी का एक अगाइल एग्जाम्पल आप लोगों को ये देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल बर्ड। तो देखिए नेशनल बर्ड जो है वो इंडियन पिकॉक है, और इंडियन पिकॉक का जो साइंटिफिक नेम है वो पैवो क्रिस्टेटस है। ठीक है, तो पैवो क्रिस्टेटस जो है वो इंडियन नेशनल बर्ड के रूप में जाना जाता है, और जो पिकॉक है वो देखने में ही बहुत अपने विविड कलर्स के रूप में इंपॉर्टेंटली फेमस है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल फ्रूट की। तो नेशनल फ्रूट आप लोगों ने मैंगो को देखा ही होगा। ठीक है, इसे मैग्नीफेरा इंडिका के रूप में जाना जाता है, और ये इंडिया का जो है नेशनल फ्रूट के रूप में जाना जाता है। इसी के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट की आउट्स है, जस्ट लाइक नेशनल गेम्स की बात करें तो हॉकी को इंडिया का नेशनल गेम असाइन किया गया है। सेम एज नेशनल वेजिटेबल में आप लोग देख पाएंगे, नेशनल हेरिटेज एनिमल में देख पाएंगे एलिफेंट को, नेशनल रिवर के रूप में आप लोग देख पाएंगे गंगा को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की आउट्स हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिली होगी, और आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसी टाइप के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।